जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक-ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो भी मुझे सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब 2 दफ़ा ना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ताकि फिर आज की इस मौजू को हम स्टार्ट करें, ठीक है? माइक म्यूट है आपका। जी जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं सर असगर अली, सर जो खुद चैंपियन हैं डिजिटल मार्केटिंग के अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सबसे पहले तो सर ये खुद आप थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दें अपना कि सर आप जी, मेरा कहाँ से नाम बिलॉन्ग असबर करते है और मेरा ताल्लुक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ बहुत पुराना है। तकरीबन 15 साल हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। और स्टार्ट मेरा जो है वो डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड ब्लॉगिंग से हुआ था, जिसमें हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट किया करते थे और गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग किया करते थे। और टाइम टू टाइम जैसे सब चीज़ें चेंज हो रही थी तो हम भी चेंज हुए और फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और साथ ही जो है वो ब्लॉगिंग को जो है वो भी टेस्ट किया, सीपीए को भी टेस्ट किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी टेस्ट किया। और अल्टीमेटली जब आप इतनी सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं तो फिर आपको एक चीज़ डिसाइड करनी होती है। तो प्राइमरीली गोल जो है वो मैंने एसईओ को सेट किया, जिसमें मैं अपनी कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक टाइम आने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो है वो जितना ही मेरा नॉलेज है मुझे पब्लिक करना चाहिए, तो पिछले कुछ सालों से मैं अपना जितना भी नॉलेज है, जो चाहे फ्रीलांसिंग है, चाहे मुझे कोई नई बात पता लगती है, ब्लॉगिंग जो कि मेरी प्राइमरी फील्ड है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीडियोस की शेप में यूट्यूब में रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं जो भी मेरी यूथ है जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है, मैं चाहता हूँ कि मेरा नॉलेज जितना भी है वो किसी तरह उनके काम आ सके। तो वो मैं जितनी मेरी एक्सपर्टीज है उनको यूट्यूब के थ्रू, अपनी फेसबुक वीडियोस के थ्रू ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ। माइक म्यूट है आपका। जी, सर जी थैंक यू सो मच। सर आज का जो टॉपिक है थोड़ा-सा हट के है, इसमें मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो है ना बहुत कम लोग हैं जो इस पे बात करते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हम किन प्लेटफ़ॉर्म को कहते हैं कि यार इन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना, अगर इन प्लेटफ़ॉर्म को हम सीख लें तो हम एक डिजिटल मार्केटर हैं। तो वो कुछ प्लेटफ़ॉर्म थोड़े क्लियर कर दें। देखिए, सबसे पहले बात समझने की ये है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल हुँ, हुँ। मार्केटिंग बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम, उसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वो प्रॉब्लम, मुझे आज मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे प्यास लग रही है और मेरे घर में पानी नहीं है, मैं अगर बाज़ार से पानी की बोतल भी लेके आऊँगा, तो बेसिकली मेरी उस टाइम की नीड है वो पानी पीना, इसलिए मैं बाहर से बाय करता हूँ और उसको पी लेता हूँ। सेम इसी तरह बिज़नेसेस होते हैं। बिज़नेसेस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ तरह के काम हो रहे होते हैं। सेम इसी तरह अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो आईटी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। डेफिनेटली कुछ बिज़नेसेस हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप बेसिकली जो बिज़नेसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी आईटी इंडस्ट्री में फील्ड्स होती हैं, उसमें हम उनको डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी छोटी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कि एक बिज़नेस स्टार्ट होता है, मैं आज अपनी शूज़ की दुकान खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं डिजिटली ऑनलाइन, फिजिकली तो मैंने खोल लिया, मैं चाहता हूँ कोविड के बाद जैसे कि बहुत सारा ट्रेंड सेट हुआ कि लोग चाहते हैं कि जी हम अपनी फिजिकली जो है वो शॉप ओपन करना चाहते हैं। तो क्या किया कि आपने एक वेबसाइट चाहिए होगी, उस वेबसाइट आपको बनानी नहीं आती, आपको एक बनाने वाला चाहिए होगा, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अगर आपको कोई यार दोस्त नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली उसको ऑनलाइन ढूंढेंगे, उस डेवलपर को, वो आपकी वेबसाइट बना के देगा। सेम इसी तरह अगर आपको सोशल मीडिया का नहीं पता, सोशल मीडिया की पावर का नहीं पता, सेम इसी तरह आप अपने बिजनेसेस के पेज बनाएंगे, आप इंस्टाग्राम बनाएंगे, फेसबुक बनाएंगे और इसी तरह मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब आपने जब सोशल प्लेटफॉर्म बना लिए,
आप तो थे नॉन टेक्निकल। अब सोशल मीडिया में क्या होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, वो आपको बहुत ही अच्छा एक ग्राफिक डिजाइन करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं अपना, अगर शूज बेच रहे हैं तो वो थोड़ा अच्छी साथ रेट लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, मतलब एक अच्छी एनर्जेटिक किस्म की पिक्चर बनानी होगी, तो वहां आपकी जरूरत पड़ेगी ग्राफिक डिजाइनर की। अब आपकी ग्राफिक डिजाइन भी बन गया, पिक्चर्स भी बन गई, वेबसाइट भी बन गई, सोशल मीडिया ही बन गया। अब आज आपने ये वेबसाइट बनाई है, आज आपने फेसबुक पेज बनाया है, आपको दुनिया में कोई नहीं जानता। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मार्केटिंग की, जिसके लिए यूज होगा आपका डिजिटल मार्केटिंग की फीड, जिसमें यूज होते हैं आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप उसमें करा सकते हैं, जिसमें फेसबुक की मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है, वहां अपने उस बिजनेस को आप एडवर्टाइज करेंगे। उसी का फिर एक फील्ड आ जाता है जो कि जरा टेक्निकल साउंड करता है, जो कि है एसईओ, जिसमें हम अपनी वेबसाइट के एसईओ करते हैं। एसईओ इन शॉर्ट ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को, जहां गूगल में हजारों साइट्स आ रही होती हैं, अपनी वेबसाइट्स को आप टॉप में लेके जाते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को कैप्चर कर सकें। आप अपनी जो बिजनेस आपने बनाया है, जो वेबसाइट की शक्ल में आपने बनाया है, उस पे जब ज्यादा विजिटर आएंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा सेल जरूरत होगी। यही तमाम फील्ड, ये तो मैंने आपको छोटी एग्जांपल दी है, इसमें छोटे छोटे बेतहाशा प्रोसेस होते हैं। ये तो मैंने बड़ी आपको जेनेरिक्स एग्जांपल दी है ना, सेम इसी तरह आप इसको और डीप लेके जाना चाहें तो उसमें एप्स आ सकती हैं, उसमें प्रोडक्ट लॉन्चेस आ सकती हैं, उसमें कोई ऐसी फिजिकल प्रोडक्ट आ सकती है, कोई ऑथर है, वो चाहता है कि अपनी बुक को ट्रांसलेट करके ऑनलाइन जो है वो अवेलेबिलिटी करना चाहता है, तो वहाँ आर्टिकल राइटर्स की जरूरत होगी। आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपको इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है, वहाँ आर्टिकल राइटर की जरूरत होगी। सेम इसी तरह मल्टीपल फील्ड्स हैं जो कि आप किसी ना किसी बिजनेस को किसी ना किसी शक्ल में सर्व कर रहे होते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग की कुछ मेन एग्जांपल है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जी, मतलब कि सर हमने समझना ये था कि देखें फॉर एग्जांपल मैं अगर डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूँ, तो मुझे जो स्टेप्स हैं वो कौन-कौन से फॉलो करने चाहिए कि मुझे पहले ये स्टेप करना चाहिए, फिर ये एंड देन ये। तो वो थोड़ा-सा क्योंकि कन्फ्यूजन होती है बच्चे को, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी निश है और उसके सब पार्ट्स भी काफ़ी हैं। लेकिन फिर उसको समझ नहीं आती कि भई पहला कौन-सा करूँ, फिर दूसरा कौन-सा करूँ, फिर तीसरा कौन-सा करूँ? तो इस पे थोड़ा-सा सर गाइड कर दें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो समझने की आपको ये है कि आप खुद क्या हैं, आपको किन फ़ील्ड्स में इंटरेस्ट है। जिस तरह मैं, अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड्स, तो उसमें मोर देन 100 फ़ील्ड्स आपको नज़र आ जाएँगी, ठीक है? अब मैं वन बाय वन 100 को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब उसमें आपको जो मेन चीज़ें हैं, वो ये है कि क्या आप प्रोग्रामर हैं? आपको कोडिंग करनी आती है? क्या आपको सोशल मीडिया की पिक्चर डिज़ाइन करना अच्छा लगता है? क्या आप ग्राफ़िक्स, कलर्स, पिक्चर डिज़ाइन करने में कंफ़र्टेबल हैं? क्या आप वेबसाइट बनाने में कंफर्टेबल हैं? क्या आप आर्टिकल राइटिंग में कंफर्टेबल हैं? क्या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर किसी प्रोडक्ट का आपका प्लान है, कोई कोई आइडिया है? क्या आप समझते हैं कि आपके हाथ में कोई चीज़ होगी तो आपके पास ग्रिप है कि आप फेसबुक को यूज़ करते हुए वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में डेवलप हुई है वो आप यूएसए में बेच सकते हैं? क्या किसी बंदे को कोई चीज़ चाहिए अमेरिका में और आप उसको ढूंढ के दे सकते हैं कि वो चीज़ दुनिया में कहाँ बन रही है और सस्ते में कहाँ से उसको मिलेगी? इसी तरह डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज होती हैं, जिसमें अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है। ब्लॉकचेन के अंदर फर्दर फील्ड्स हैं, जिसमें अंदर फर्दर फिर जो है वो एक्सेल करती चली जाती हैं चीज़ें। तो क्या है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जिसमें आपने अपने आप को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको आर्टिकल राइटिंग करना अच्छा लगता है, आपके ऊपर इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ग्रिप है, तो आपको आर्टिकल राइटर बनना चाहिए। अब आपको आर्टिकल राइटर बनना चाहिए, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा वो हम आगे बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी स्किल आइडेंटिफाई करनी है कि आपके पास कौन सी स्किल है जिसको आप एक्सेल करना चाहते हैं। अब जिस तरह नए लोग होते हैं वो कहते हैं जी आप बताएं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है? अब आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश का पूरा सेंटेंस या पूरी ऐसे लिखना नहीं आता, किसी भी टॉपिक को मैं टॉपिक आपको दे दूंगा और आप उसके ऊपर नहीं लिख सकते, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? तो उनके लिए सोल्यूशन ये होता है मेरा कि देखिए, आपने सबसे पहले गूगल पे लिखे डिजिटल मार्केटिंग टॉप फील्ड्स, आप सारी फील्ड ना लिखे, टॉप 10 फील्ड, टॉप 5 फील्ड लिख के सर्च करें। उसमें से आप देखें कि आपकी समझ में कौन सी आती है। अब आपने लेट सपोज कि आपने कहा जी मुझे आर्टिकल राइटर बनना है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, मुझे क्या कहते हैं गेम डेवलपर बनना है, या मुझे एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनना है, तो क्या है कि आपने जब ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ जी मुझे ये 4 चीजें जो है ना वो मैंने सीखनी है, अब डेफिनेटली ये 4 फील्ड आइडेंटिफाई हो गई। इसमें कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि जी किसमें पैसा ज्यादा है। पैसा दुनिया में सारे काम हो रहे हैं और हर हर बंदा जो है वो पैसे कमा रहा है, और अगर आप
को टॉप 5 फील्ड आपको नजर पहुंची है वहां तक, तो इसका मतलब है कोई ना कोई उसमें से मनी मेकिंग कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि उन फील्ड्स पर फर्दर अपनी रिसर्च करनी है कि एक स्किल को आप यूट्यूब पे लिखेंगे या गूगल पे लिखेंगे कि मुझे ये फील्ड, लेट सपोज कि आपने आर्टिकल राइटर बनना है, तो मुझे एक अच्छा आर्टिकल राइटर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो आपको बेतहाशा कोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएगी जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि मुझे आर्टिकल राइटर बनने के लिए किस किस चीजों से गुजरना है। तो इसमें किसी एक बंदे को हमेशा आइडेंटिफाई खुद करना जरूरी होता है। मेरा इनबॉक्स हमेशा भरा रहता है कि जी हाँ मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे पैसे कमाने हैं। देखें, मैं आपसे मिला नहीं, मैं आपसे देखा नहीं, मैं आप जानता नहीं आपकी एजुकेशन कितनी है, आपको किस को क्या चीज अच्छी लगती है, आपको किस चीज का आइडिया है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, फोन है, आप फोन से काम करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट है जो कि आपको खुद समझना होगा आपने किस डायरेक्शन पे जाना है, और उसके बाद जो मैंने आपको रोड मैप बताया है उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर थिंक, पहले जो 2 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े, एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर मोर देन 100 फील्ड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमने किस में काम करना है, अपने मिजाज के मुताबिक। ये रिसर्च वो बंदा खुद करेगा जो ये करने जा रहा है। ठीक है सर। एग्जैक्टली। हाँ, और सर दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू क्लाइंट आता है, अब फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट होते हैं उनको नहीं समझ होती डिजिटल मार्केटिंग की, वो सीधा कहते हैं भाई मुझे सेल्स चाहिए, वो बात ही ये करते हैं कि मुझे ऑर्डर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई जूतों की शॉप है, कोई कपड़ों की शॉप है, लिस्ट अप टू सो ऑन। अब उससे सर कम्युनिकेट जो है ना वो कैसे करते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे जो कम्युनिकेट करते हैं सर, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं? देखें, एक बंदा आपके पास आ गया, अब क्या है कि उसको काम नहीं आता, ठीक है, आप आज नए थे, आपको भी नहीं आता सपोज करते हैं, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे काम करना है। अब सबसे पहली मेन चीज जो इन सारे प्रोसेस से ज्यादा जरूरी है वो है कम्युनिकेशन। कि आपको दूसरे की बात समझना आता हो और अपनी बात समझाना आता हो, ये मेन चीज है। अब इसलिए लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि अब एक कोई ईमेल आ जाती है तो उनका मतलब अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो आप अपनी बात कैसे समझाएंगे। तो आपका कैलिबर इतना जरूर होना चाहिए कि आप उसकी बात समझ सके, अपनी बात समझा सके। ये तो मेन चीज की पॉइंट है। और 99% केसेस में यही होता है कि वो अपनी बात नहीं समझा सक रहे होते, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट लूज कर जाते हैं, या जो भी इशू होता है वो होता है। अब लेट सपोज हम कर लेते हैं आप उसकी बात भी समझ रहे हैं और अपनी भी समझा सकते हैं, ये स्टेप आपने क्लियर कर लिया। अब क्या आ गया, आपकी बात की आपने बात की, इसमें दो फैक्टर आते हैं। एक चीज ये आती है कि क्या आपको काम आता है, एक चीज, दूसरी चीज ये कि उसको आप पे कितना ट्रस्ट है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कि एक बंदा आपको कहता है जी मुझे सेल्स ला दो, सेल्स लाने के लिए वो आपको पे करेगा। ये बात अलग है कि वो पेड मार्केटिंग करेगा तो उसके अलग से पैसे होंगे, वो सारी चीजें हम छोड़ देते हैं अभी। अभी हम कहते हैं उसने आपको पे करना है, और आपने उसको उसने जब आपको पे करना है तो फिर आपने कोई ना कोई सर्विस उसको प्रोवाइड करके देनी है। यहाँ मैं कहता हूँ कि सबसे मेन चीज जो की पॉइंट है, डेफिनेटली अगर आपको क्लाइंट मिल गया तो आपने कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो बनाया था, उस चीज के बारे में आपको किसी न हद तक नॉलेज है, जिसने उसे अट्रैक्ट किया और आपको मैसेज करने पर मजबूर किया और आपने उसका मैसेज देखा। अब जब आपको ये चीज पता थी तो अब आपके पास रोड मैप होना चाहिए। एक चीज, रोड मैप तो जरूर है कि आपको उसको गाइड करना है कि जी उसकी सेल्स कैसे बढ़ सकते हैं। उससे पहले जो कि अब क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आपका कैलिबर का नहीं पता, ठीक है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने काम कितना किया रखा है, आपने कितने पैसे कमा रखे हैं, आप कितने पुराने हैं, एक्सपीरियंस कितना है, ग्रिप कितनी है। जब आपको ये चीज नहीं पता, ये मुझे आप कैसे समझा सकते हैं फौरन। तो उसके लिए एक तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो रिव्यूज बता रही होती है कि जी हाँ इस बंदे ने इतना काम किया हुआ। अगर आपके रिव्यूज नहीं है, नए हैं या रिव्यूज कम है, तो आपका कम से कम एक पोर्टफोलियो जरूर बना होना चाहिए, जो कि आप नॉर्मल सी आप पेड डोमेन ले लें, बहुत अच्छा है, जिसपे आप अपना पोर्टफोलियो बताए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ये किया, मुझे इस चीजों पे ग्रिप है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए। और वो क्या होता है, वो बेसिकली 1 मिनट की जो पेज होता है ना, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आप क्या चीज है, बेसिकली आप क्या चीज है ये बता समझाना उसको ज्यादा जरूरी है, उसको ये सिक्योरिटी देना ज्यादा जरूरी है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि मेरी जेब में $1 लाख पड़ा हुआ और मैं कहता हूँ बिजनेस रन करना चाहता हूँ। मैं किसी भी ऐसे बंदे को नहीं दूंगा वो $1 लाख जो कि उसको डबो देगा, जब तक मुझे 90% श्योर नहीं होगा ना कि हाँ ये मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट ला के देगा, मैं तब तक अपना पैसा आप पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो बेसिकली उसको ये बात समझानी है। उसके लिए वो जो पोर्टफोलियो होगा आपका, वो ये बोलेगा कि इस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है। उसके लिए आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा लिंक्डइन भी यूज किया सकता है। अगर आप लिंक्डइन में कंफर्टेबल नहीं है, आपको चीजें लगता है कि मैसी हो रही हैं, कि आप अपनी प्रोफाइल वहां ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक वेबसाइट जरूर बनाएं, चाहे फ्री किसी प्लेटफॉर्म पे बनाएं, ब्लॉग स्पॉट, ये बहुत अच्छी अच्छी फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लेन करें कि जी ये मैं हूं, जो कि मेरी ये एक्सपर्टीज है,
तो उससे क्या होगा कि वो जो लेवल है ना दूसरे बंदे को समझाने का, अपनी कैपेसिटी दिखाने का, वो आपने समझा दिया। अब जब आपने उसको समझा दिया, अब बात आती है कि जी उसको ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप ये काम कर लेंगे, अब आपका यहाँ तक 50% काम हो गया है अपने आप को समझाने का। अब आपने उसे देना है रोड मैप। अब रोड मैप वेरी करता है कि उसको क्या चाहिए। सेल्स की बात हो रही है तो देखें, सेल्स जो है वो एक ऐसी चीज है, और एक नॉन टेक्निकल क्लाइंट जो है वो उसको समझाना ही सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि अगर आप डेफिनेटली सेल्स बढ़ाने के लिए जो फास्टेस्ट मीडियम है वो जो और हमेशा रहेगा वो है पेड एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप गूगल एड्स यूज करते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिसमें आप वो प्रोडक्ट पिच करते हैं और वहां से सेल्स निकाल के देते हैं। ये है फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म, और इसी में क्या होता है कि मैक्सिमम आपकी जो है ना वो फॉरन रिजल्ट आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट में जान है नहीं है, कितने विजिटर आ रहे हैं, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, प्रोडक्ट में मसला है, सही बंदा टारगेट हो रहा है नहीं हो रहा, क्या लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। जब आप ये करते हैं पेड एडवर्टाइजिंग तो उसको कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम एसईओ की बात करें तो मेरा ख्याल में हमारे सुनने वाली ऑडियंस शायद एसईओ से ज्यादा इतनी ज्यादा रिलेटेड ना हो, क्योंकि जो एसईओ का क्लाइंट होता है वो उसको बेसिकली 50% ऑफ द टाइम पता होता है कि हाँ जी ये फौरी रिजल्ट वाली गेम नहीं है, इसमें कम से कम 2 4 6 महीने लगते हैं किसी भी स्टेज पर जाने के लिए। तो पेड एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें फॉरेन क्लाइंट जो है वो कन्विंस भी हो जाता है, उसको समझ भी होती है चीजों की कि हाँ जी मैंने जो है ना वही एडवर्टाइज करना है। अच्छा, अब आपने ये समझा दिया उसको कि जी हाँ हमने जो है ना वो एसईओ करनी है या पेड एडवर्टाइजिंग करनी है। एसईओ मैंने आपको बता दिया टाइम लगेगा 6 महीने का। अगर आपने पेड एडवर्टाइजिंग करनी है, पेड एडवर्टाइजिंग के लिए आपने उसे ये कहना है, डेफिनेटली आपने वो चीज कभी बेची नहीं ऑनलाइन, वो बिल्कुल नई प्रोडक्ट लेके आया है, आपको नहीं पता कितना पैसा वो लगाएगा, उसमें से कितना रिजल्ट आएगा। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग में क्या होता है कि हम उसकी प्रोडक्ट लेते हैं, उसको मल्टीपल चीजों मल्टीपल एड्स बनाते हैं, मल्टीपल एड कॉपीज होती है, पिक्चर एड भी हो सकती है, वीडियो एड्स भी हो सकती है। फिर हम उसने लेट सपोज कि उसने अगर यूएसए में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, यूएसए का क्लाइंट है आपका, तो हम उसको टारगेट करते हैं जी, पहले टेस्ट करते हैं कि जी 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक, 25 ईयर्स की एज से लेकर 35 तक वुमन है, कि मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, स्टेट्स वाइज उसको चेंज कर करके टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जितनी प्रोडक्ट की प्राइस होती है, लेट सपोज कि एक प्रोडक्ट है $10 की, उसका बजट उसके अकॉर्डिंग ही होगा। एक प्रोडक्ट है $100 की, उसका मार्केटिंग बजट उस हिसाब से होगा। एक प्रोडक्ट है $1000 की, उसका मार्केटिंग बजट उस हिसाब से होगा। तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक मिनिमम बजट, जिसमें आप उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये तुम्हारी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं टेस्ट करूंगा। हम एक $100, $200, $300 की एक अमाउंट आप रखेंगे, उसको कहेंगे जी मैं ये टेस्ट करूंगा। तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मैं कैसा काम करता हूँ, मुझे भी पता लग जाएगा कि तुम्हारी प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए है, और जहां अच्छा काम करती है, जहां से फीडबैक हमें ज्यादा आता है। तो क्या होता है, ये बेसिकली मैं जितनी आपको बातें बता रहा हूँ कि आपको अगर एक्सपीरियंस होगा अपनी फील्ड में, तो आप ये चीजें सारी उनको समझा सकते हैं। तो क्योंकि जब आप उसको रियलिस्टिकली समझाते हैं ना, आप कहते हैं जी आप $1000 दे दो मैं ये कर दूंगा, तो जब उसको कोई आपने रियलिस्टिक फिगर ही नहीं दी, तो क्या है, वो पहले और आखिरी $1000 होंगे जो आपको देके जाएगा। उसके बाद ना उसने कभी आना है, ना कोई और आएगा। वो आपके पास बकरा फंस तो गया, पर यह है कि आपने बकरा कुर्बान कर दिया साथ ही, क्योंकि आपको काम तो आता नहीं था। तो बेसिकली आपने उसको, आप खुद अपनी स्किल पे कितनी ग्रिप है ये आपने उसे समझा दिया। तो बिलीव मी के लोगों ने अपने अपने पहले क्लाइंट जो फर्स्ट डे लिए थे, वो आज तक सालों तक उसको उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उनको काम करा के दे रहे हैं, और रेगुलर क्लाइंट्स में से हैं। और अगर कुछ लोग सिंसियरली जिसको जिनको प्रोडक्ट पे ग्रिप है और जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो लोग अगर अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं, तो उनको एक टाइम बाद किसी और बंदे की जरूरत नहीं पड़ती, वही 8 10 क्लाइंट जो है वो उनकी जिंदगी गुजरवा देते हैं, इतने पैसे देते हैं। जी सर, लेकिन सर यहाँ पर इशू ये है कि जो भी आता है ना क्लाइंट, वो सब्र नहीं करता। वो कहता है जी पहले दिन आपकी जो ऐड लगी है वो आपको सेल्स धड़ाधड़ आनी स्टार्ट हो जाए। अब मुझे कन्फ्यूजन ये है कि देखिए हम ऐड तो रन कर लेते हैं, ठीक है, हमें मैसेजेस भी आते हैं, आगे वो जो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो उसको रिप्लाई कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन ही नहीं अच्छी। अब हमने सेल्स एंड मार्केटिंग को इकट्ठा कर दिया, हालांकि सेल्स वाले बंदे हो रहे हैं, मार्केटिंग वाले बंदे हो रहे हैं, लेकिन हम ये अगर दोनों काम कर रहे हैं तो हमें वहां पर इशू आता है। तो सर इस चीज़ को कैसे मैनेज, इस चीज़ को भी हम मैनेज करना चाहते हैं तो उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि कम्युनिकेशन तो चाहिए, रिस्पॉन्ड तो आ रहा है फेसबुक ऐड का, लेकिन फिर आगे सेल्स नहीं कन्वर्ट हो रही। देखें, सेल्स कन्वर्जन ना इसमें दो सिनेरियो होते हैं। मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि जी हाँ मुझे इतनी सेल्स चाहिए, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जिस जो आके आपका केस है कि मैं आपको 100 सेल्स या 200 सेल्स ला के दूंगा। एक एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं लीड। लीड क्या होती है कि आपने बायर और सेलर को मिला दिया,
अब आपस में बातें करके अब वो डिपेंड करता है उस बंदे पर जो कि उसे कन्विंस कर रहा है। आपका ताल्लुक था सिर्फ उसको कस्टमर को लेकर आना, आगे सेल होती है नहीं होती है आपका हेडेक नहीं है। एक चीज हो गई, लीड यहाँ तक हमने क्लियर कर ली। दूसरी चीज होती है कि आपने सेल्स भी कंप्लीट करनी है। अब क्या है, अगर आप उससे सेल्स भी कंप्लीट कराने हैं तो जो लीड वाला बंदा है, या तो वो आप उसको एक्सपर्ट अरेंज करके देंगे, या फिर आप उसे कहेंगे कि जी तुम एक बंदा जो है ना वो अपने तौर पे जो भी एंड पे है वो अरेंज करके दोगे। क्योंकि बेसिकली देखें क्या है, आपने एक एड रन की, उसको दिखाया कि देखो ये शूज है, इसका कलर ये है, इसका साइज ये है। अब वो मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने वो चीज लेनी है। आगे आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सक रहे, तो क्या है कि जो आगे कम्युनिकेशन के लिए बंदा बैठा है वो उसका फॉल्ट है। नॉर्मली क्या है कि हर जो कॉल कर लेता है वहां पर 60 to 70% कन्वर्जन हो जाती है, क्योंकि आपने उसका टारगेटेड अगर लेकर, अगर ओपन कॉल कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। एक बंदा खुद आपकी उस चीज को, प्रोडक्ट को देख कर कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो क्या है कि अब आपका काम आज खत्म हो गया। अब उस बंदे के ऊपर जो है वो अब डिपेंडेंट हो जाती है चीजें। वहां पर आपने उसको, क्लाइंट को समझाने की ये जरूरत है कि देखो ये तुमने अगर इस यहाँ पे ये बिठाया है तो मेरा काम तुम्हें सिर्फ लीड जनरेट करने तक की है। मैं तुमसे लीड का चार्ज करूंगा या मेरी कमिटमेंट इतनी लीड्स की क्वांटिटी पर है, उससे ज्यादा मेरा काम नहीं है। अगर और जो कम्युनिकेट कर रहा है वो उसका बंदा अपना है, अगर और कम्युनिकेशन का बंदा नहीं है और वो कहता है कि जी चीजें या जो भी इशू है, तो क्या होगा कि आपने फिर उसको ये समझाना होगा कि देखो भाई मसला ये है कि तुम्हारा ये बंदा जो है ना मिसकम्युनिकेट कर रहा है, तुम खुद अरेंज करो या फिर मुझे बताओ मैं अरेंज करूंगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, यहाँ पे जो ना नेक्स्ट इशू बनता है वो है बजटिंग का। अब एक न्यू बंदा निकला है मार्केट से, डिजिटल मार्केटिंग की समझ को, उसको समझ है कि फेसबुक ऐड कैसे रन होती है, उसको समझ है गूगल ऐड, सीपीसी, ये सारे उसको पता है, पीपीसी का पता है, कीवर्ड सर्चिंग का पता है, वेबसाइट की रैंकिंग का पता है। अब वो बजट कैसे डिसाइड करता है डिजिटल मार्केटर के कितने मुझे चार्ज करने चाहिए? वहाँ पे सर काफी इश्यूज बनते हैं बजट के वाले। देखें उसमें ना दो सिनेरियो होते हैं। अब एक बंदा एडवर्टाइजिंग कराने आ रहा है, पेड एडवर्टाइजिंग की हम बात कर रहे हैं। पेड एडवर्टाइजिंग में आपको, जो हमने ग्राफिक की बात की, अगर वो ग्राफिक उसको ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो तो एक जॉब खत्म होगी कि आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं चाहिए। अगर आपको ग्राफिक भी बनाना है तो जाहिर सी बात है, एक अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो ग्राफिक के साथ जो है वो इंटरलिंक हो रहा है। अब जब ग्राफिक डिजाइनर की बात हो गई तो उसके बाद दूसरी चीज जो आपने बात की कि जी बजट कैसे देना है। तो क्या है कि जी बजट में एक शॉर्ट सा फार्मूला है, मेरा अपना बनाया हुआ है, कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग वो बंदा करेगा, सपोज फेसबुक एड्स पे करता है, गूगल एड्स पे करता है, जिस भी पैटर्न के थ्रू करता है, 20% जितना भी स्पेंडिंग होगी वो आप एडवांस में चार्ज करेंगे। लेट सपोज आपने फेसबुक पे एड चलानी है उस कंपनी की, तो अगर उसने $1000 की एड एडवर्टाइजिंग करनी है, तो आप उससे $200 एडवांस में लेंगे कि देखो मैं तुम्हारी नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में या जो भी आपकी कमिटमेंट है उसका 20% आप उसे एडवांस में लेंगे और फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हाँ, जब आपकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी तो फिर लेट सपोज के जी $10,000 है या $20,000, तो फिर आप परसेंटेज कम कर लेंगे, 18%, 15%, 10%, वो अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट फार्मूला यही होता है कि दूसरा भी कंफर्टेबल होता है कि हाँ जी मैंने इतनी कमिटमेंट की है, ये इससे ज्यादा बजट नहीं यूज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उससे जो है ना वो चार्ज कर रहे होते हैं। जी सर, लेकिन देखें अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं न्यू क्लाइंट आया मेरी तरफ, अब मैंने उसको सिर्फ फेसबुक ऐड की सर्विसेज देनी है कि मैंने उसकी फेसबुक ऐड की रिसर्च करनी है। अब फेसबुक ऐड में भी डिफरेंट चीज़ें हैं सर, फेसबुक ऐड मेकिंग, फिर उसमें कॉपी राइटिंग, फिर ऑडियंस रिसर्च, फिर प्लेसमेंट्स, फिर एडसेट्स का वो सारा कुछ। अब सर इन सारी चीज़ों को हम कैसे जो है ना वो उसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि अब हम इतना बजट लेना है। अब मुझे वहाँ पे इशू आती है कि मैं एग्जैक्टली जो है ना बजट ना बता सकता हूँ उसे, भाई मैं कितने पैसे लूंगा तुमसे। अब वो उसे भी नहीं पता कि ऐड में, अब इस चीज को कैसे सर मैनेज करना है? मैंने आपको बताया, जब जहां तक बात है ना रिसर्च की, रिसर्च के लिए आप एक अलग सा अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे रिसर्चिंग में टाइम चाहिए। तो अगर आपकी चीजें नहीं बनी हुई हैं और आपको ऑडियंस का नहीं पता है तो आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, $50 $200 के दरमियान में। देखें बात वही है कि इस फील्ड में अगर आप $100 चार्ज कर रहे हैं ना, तो सेम उसी काम के, उसी रिसर्च के एक बंदा $1000 चार्ज कर रहा है, वो अपनी वर्थ की अमाउंट चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो और वो $1000 कोई ना कोई उसे देता है सिर्फ रिसर्च के लिए, और आपको अगर कोई $100 नहीं दे रहा रिसर्च के लिए तो आपकी वर्थ है। बेसिकली वर्थ क्या होती है, वर्थ ये होती है जो मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल बताती है कि आप कितने बड़े हैं।
आपका एक्सपीरियंस बताएगा, आपकी कम्युनिकेशन बताएगी कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है, अगर आप ये कंफ्यूज होंगे, हाँ जी, तुम बताओ, वो शॉप पे जाते हैं ना, आप कहते हैं तुम बताओ तुम बताओ, तो बेसिकली ये एक नंबर गेम है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। अब आप डिमांड कर रहे हैं $500, ठीक है, और उसकी जेब में नहीं है, $500 नहीं है, वो तो अपना माइंड $100 बना के आया था। तो क्या है कि आप एक अमाउंट पिच करें उसको, $500 की, $200 की, या जो भी आपके माइंड में है। क्योंकि क्या होता है कि आप जिन भी प्लेटफॉर्म में है वहां पे ऑडियंस ज्यादातर जो है वो नई होती है। जो अगर नए बंदे को ढूंढ रही है तो उसका मतलब नई है। नए के पास हमेशा बजट कम होता है और वो चाहता है कि कम से कम पैसों में काम करा के दे। और वो 70% 50% ऑफ द टाइम ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको डिस्काउंट कराते हैं। आपने पहले ही बताया $50, अब वो कह रहा है इसे और कम करो, तो आप कितना कम करेंगे उसे? तो क्या है कि आपने, ये बेसिकली एक टेस्ट होता है, आपने उसको कोर्ट, बॉल जो है उसके कोर्ट में फेंकनी है, और आपने उसको टेस्ट करना है कि तुम्हारा क्या बजट है। वो कहता है जी, फिर आपने कहा $500, उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा अच्छा तुम्हारे माइंड में क्या है? उसने कहा 100, आपने कहा $100। आप उसे समझाएंगे देखो तुम मेरे नए क्लाइंट हो, मैं तुम्हारे साथ यही काम $150 में कर सकता हूँ, पर अगर तुम्हारा नेक्स्ट टाइम रिजल्ट आएगा तो फिर मैं तुमसे डबल चार्ज करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, इन केस में कि आप उसे जाने नहीं देना चाह रहे हैं, आप किसी तरह रोकना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे कि आप उसे मैक्सिमम टाइम स्टे करने के लिए कहीं ना कहीं कमिटमेंट कर लेंगे, और साथ उसे ये भी कह देंगे कि भाई देखो, मैं तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूँ कि मैं जितना काम जो मैं डबल पैसों में करना था, मैं हाफ पेमेंट में कर रहा हूँ तुम्हारी पॉकेट की वजह से, क्योंकि मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता। तो अगर आप लूज नहीं करना चाह रहे तो फिर डेफिनेटली कि आप उसको जो है वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके और फ्यूचर में उससे जो है वो अर्न करेंगे, बजाय ये कि आज आप कहेंगे नहीं मेरी मतलब की प्राइस नहीं है, तुम जाओ, मैं बात नहीं कर रहा। सर सर मुझे जहाँ तक ये समझ आई ना वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि कोई आपको एज अ डिजिटल मार्केटर हायर करे। वो आपको फेसबुक एडवर्टाइजर हायर करते हैं, वो आपको कॉपी राइटर हायर करते हैं, वो आपको कंटेंट राइटर हायर करते हैं, वो आपको एसईओ जो है ना वो एक्सपर्ट हायर करते हैं। ऐसा कोई टर्म नहीं है कि भाई आप एज अ डिजिटल मार्केटर हायर हो रहे हो। सर ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल में क्या है कि आपके पास दुनिया का डाटा होता है। ईमेल की कंपनीज हैं जिन्होंने अपना डाटा अरेंज कर करके, आपका प्रोडक्ट होती है वो ईमेल सेंड करते हैं, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके पास डाटा होता है, वो उनको ईमेल्स कर रहे होते हैं। सेम इस तरह छोटी छोटी बेतहाशा फील्ड है। इसका आइडिया देने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल ये दूंगा कि fiverr.com सबको पता है, जो हमें सुनने वाले हैं। सिंपल आप fiverr.com पे जाएं, उनकी कैटेगरीज देख लें। ठीक है, जितनी भी उनकी कैटेगरीज हैं वो बेसिकली इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग की ज्यादातर फील्ड जो है ना वो उसमें छुपी हुई है। ठीक है, तो क्या है कि वो आपको आइडिया दे रही होती है कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक माइक्रो लेवल पे होती है, एक मैक्रो लेवल पे होती है। कि उसमें माइक्रो लेवल पे भी इतनी छोटी छोटी चीजें आ रही होती हैं, जिस तरह सपोज एसईओ के अंदर ही जो है ना वो इतनी छोटी छोटी फील्ड्स हैं। जिस तरह फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक में ऑडियंस को मेंटेन करना, फिर उसमें पिक्सल्स आ जाता है, फिर पिक्सल्स के डाटे को अरेंज करना, फिर उसमें कितना बजट है, और आप क्या रीटेस्टिंग करते हैं, रीटारगेटिंग करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेज और कोर्सेज अवेलेबल हैं छोटी छोटी फील्ड्स के ऊपर, कि उसमें एक लंबी लिस्ट है बेतहाशा फील्ड्स की, और उसमें से कोई एक छोटी सी चीज पकड़ के भी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आपको किसी और फील्ड की तरफ जाने की कभी कभार जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक हो गया सर। मतलब ये है कि सर देखें, हमें जैसे कोई न्यू क्लाइंट आता है, अब फेसबुक के ना ऐड अगर मैं रन करता हूँ, मुझे क्योंकि उसका आइडिया है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला जो काम होता है वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। अब वहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस का होता है। अब मैं अगर एज ए डिजिटल मार्केटर सोचूं कि न्यू प्रोडक्ट आई है, तो पहला जो ऑब्जेक्ट है मैं अवेयरनेस से स्टार्ट करके उसको सेंड मैसेजेस से लेकर लीड से लेकर इन सब से गुजारता हुआ लेके जाऊंगा कि डायरेक्ट मैं जो है वो उसके रेलिवेंट ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा ताकि उसको लीड्स मिले। और फिर मुझे उससे गाइड करना है कि भाई तेरा न्यू बिजनेस है, अब तुझे 6 मंथ लगने। अब 6 मंथ के लिए बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो एग्री करते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, हमें फर्स्ट मंथ या फर्स्ट ऐड पर ही रिजल्ट चाहिए। तो ये थोड़ा सा सर गाइड कीजिएगा, न्यू बिजनेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलेंगे। देखें क्या होता है, ऐसा केस आता है हमारे पास, जैसे कि फेसबुक के लिए आता है। फेसबुक की एड्स चलाने से वो मतलब ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारे बेतहाशा लाइक्स बढ़ जाएंगे, और वो लाइक्स की कैंपेन चला रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव लाइक्स बना के जो है वो कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट देखा जाए तो बेसिकली लाइक्स जो है वो किसी भी तरह से सेल्स को इंक्रीज नहीं करता, और किसी भी तरह से बिजनेस की फेवर में नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि किसी ना किसी स्टेज पर अपनी चीजों की अवेयरनेस सिर्फ इस वजह से क्रिएट करना चाहते हैं कि मैंने आज शूज की दुकान ओपन की है, जब मेरे कोई पेज पे आएगा वो देखेगा कि यार इसके पास तो 100 लाइक है, मैं इससे कैसे खरीदूं, कल को पता नहीं भेजे ना भेजे मुझे शूज, पता नहीं कैसा भेजे। सिर्फ इस वजह से अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वो लाइक्स की अमाउंट को जो है वो बढ़वाते हैं। ये लाइक्स के पीछे ये ऑब्जेक्टिव होता है। उसके सेल्स का ताल्लुक कतई नहीं उससे होता। सेल्स जहां तक आएगी वो तब आएगी जब आप डायरेक्टली
एक पिक्चर में, एक वीडियो में अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट को पिच कर रहे होंगे कि जी हाँ ये प्रोडक्ट है, बाय वन गेट वन फ्री, 50% डिस्काउंट बिफोर न्यू ईयर, और लास्ट स्लॉट अवेलेबल। इस तरह के वर्ड्स जो है वो हमेशा लिखते हैं। और उसमें आप अल्टीमेट गोल जो है वो या तो आप व्हाट्सएप देंगे, उसमें डायरेक्टली उसके साथ इंटरलिंक हो जाता है, और या फिर आप अपने फेसबुक मैसेंजर के साथ जो है वो करेंगे। व्हाट्सएप जो है बहुत अच्छा कन्वर्ट हो जाता है, और उसका मैसेंजर भी कन्वर्ट, क्योंकि क्या है कि बेसिकली जो जिसने वो बाय करना है, वो अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं लेके जा रहे, तो फिर आपको वहीं पे ही मैसेज करवाना है, चाहे व्हाट्सएप से कराएंगे चाहे मैसेंजर से करवाएंगे, और उसी वक्त जो है ना वो आपकी लीड जो है वो काउंट हो जाएगी। तो इसलिए जहां भी जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसको ये चीज समझाते हैं। एक नया क्लाइंट आया, उसने आज अपनी प्रोडक्ट बनाई, वो कहती है ये सेल करनी है, अब बताओ। तो सबसे पहले आप उसे ये पिच करेंगे कि देखो, किसी भी सस्ते मुल्क की लाइक्स लेकर, क्योंकि एक पेज पर अगर 1 लाख लाइक्स जो है वो नजर आ रही हैं, तो जब मैं उसमें से खरीदने जाऊंगा तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पड़ेगा। ये और बात है कि वो चाहे वो फेक लाइक्स होंगे, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पड़ेगा कि ये बिजनेस बड़ा है। तो क्या है कि लाइक्स सिर्फ इस मकसद के इस्तेमाल होते हैं, आप उसे पहले पिच करेंगे कि भाई यार तुम अपनी लाइक्स बढ़वाओ, ताकि वो कस्टमर जो कि क्रेडिबिलिटी की वजह से कल से भाग जाएगा तुम्हारे पास, तो उसके लिए लाइक्स के फिगर होना एक जरूरी है। एक चीज, दूसरा स्टेप फिर ये होगा कि फिर आप उसे कहेंगे कि अब जो है ना वो आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग के लिए आप डायरेक्ट आप उससे ऑप्शन देंगे, या तो व्हाट्सएप करो या मैसेंजर करो। वो अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, कोई 90% ऑफ द केसेस में वो जो क्लाइंट्स होते हैं आपके, वो उसी लोकेशन पे बेस्ड हो रहे होते हैं जहाँ पे वो चीज़ सेल करना चाहते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि हाँ जी व्हाट्सएप पे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो नहीं समझते कि हमारा नंबर लीक ना हो, तो व्हाट्सएप करना पसंद करेंगे या मैसेंजर के थ्रू आएंगे हमारे पास। वो बताएगा कि जी हाँ व्हाट्सएप कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे, हम मैसेंजर के थ्रू करेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो एक चीज जो है वो आपने फाइनलाइज कर ली कि छोटी छोटी चीजों के साथ, फिर आप उस वही आपको बताता है कि हाँ मेरी टारगेट मार्केट जो है वो इस लोकेशन में है, या ये जेंडर है, या ये एज ग्रुप जो है वो हो सकता है। क्योंकि 60-70% ऑफ द टाइम उसके पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने ऐड के थ्रू टारगेटिंग करनी होती है। वो आप एक परफॉर्मा बना देंगे, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा कि जी ऐड चलाने के लिए बेसिक चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए, जो कि एज ग्रुप वगैरह है। उन चीजों को फिर आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू जो है वो पिच करेंगे, और उसको जो है वो एडवर्टाइज करेंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि एक जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका जो पोर्टफोलियो है, एक मार्केटर अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करे? उसने सीख लिया सारी चीज़ें लेकिन उसके पास पोर्टफोलियो नहीं है दिखाने को। तो हम मेरी जहाँ तक थिंकिंग है वो होती है बिफोर एंड आफ्टर के स्क्रीनशॉट। यानी कि अब आपने कोई क्लाइंट पकड़ा, यानी कि अगर आपने अपने लिए पेज सेट किया, आपने बिफोर का स्क्रीनशॉट ले लिया, और फिर जब आपने उसकी एडवर्टीजमेंट की, अवेयरनेस की, तो फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया। आपकी नज़र में सर क्या होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो एज अ डिजिटल मार्केटर? देखें, जो नया बंदा है ना उसको तो स्ट्रगल करनी है, इसके लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। उस स्ट्रगल करने के लिए ही एक जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं, इन्होंने इसी वजह से ये ऑप्शन दिया है बाय रिक्वेस्ट का, बिडिंग का, जिसमें आप जाकर अपने हाथ पांव मारते हैं और सस्ते में काम करके देते हैं। क्योंकि देखें आपके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, आपने सीख लिया है। अब क्या है कि वहां बिडिंग में आपको, बिडिंग में भी मसला होता है, क्योंकि जाहिर बात है वही बात कि जी कोई भी नहीं चाहता कि अपने पैसे तजर्बे करने के लिए वो आपको दे दे। वहां पे बहुत सस्ते में आपको काम करना पड़ता है, वो स्ट्रगलिंग फेज होता है, 2 4 6 महीने का भी हो सकता है। इसी के अंदर ही नॉर्मली अगर आप सही तरह काम कर रहे हैं ना, तो वहां से आपको प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं। और उनको वो इतने लो कॉस्ट पे होती हैं वो चीजें कि उनको प्रोफाइल से मैटर ही नहीं करती वो तो प्रोफाइल। ये प्रोफाइल जो है ये आपकी आती है उन लोगों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। कोई ना कोई आप सवाल कर सकता है जहां कम्युनिकेशन में आपको लगा कि जी हाँ अब इस बात के बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस शो कराने की जरूरत है। तो क्या है कि आपने वो बिडिंग के थ्रू जो है अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, थोड़ा बहुत काम लेना है, जितना भी जो भी आपको चीज जो है वो छोटा मोटा काम आपने जितना भी लर्न किया है वो उसके मैकेनिज्म के थ्रू लर्न करके आपने अपना एक रिव्यू साइकिल, अपनी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस लेके जो है वो बनाना है। और फिर जब आप इतनी बिडिंग करके और फिर जब काम लेते हैं, तो आप एक जो रगड़ा जो लगना होता है वो आपको लग चुका होता है। अब आपको उनके जो कंफ्यूजन, जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस पता होते हैं। जब आप ऑलरेडी उनके आंसर्स कर रहे होते हैं, तो फिर आपके चांसेस जो प्रोडक्ट लेने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया सर। मिशन ये है कि देखें, बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे जो फाइवर पे नहीं चलते या अपवर्क पे नहीं चलते या किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे नहीं चलते, लेकिन उनकी वेबसाइट है और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। तो क्या सर एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ वीडियो एडिटर या एज अ ऐप डेवलपर मैं यहाँ से बैठकर ऐड रन कर सकता हूँ यूके में, यूएसए में, लंदन में, ताकि मुझे क्लाइंट मिले? देखें, क्लाइंट ढूंढने के लिए क्या है, एक चीज होती है स्किल, एक होता है स्किल को
स्किल आपके पास है और आप स्किल में एक्सपर्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं, लेवल की तरफ जा रहे हैं कि क्या आपको एक, लेट सपोज कि मैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग करता हूँ, तो मुझे कोई अगर छोटी सी बात भी कहीं से काम की पता लग जाएगी जिसके बारे में मैं कंफ्यूज था, कि जिस तरह आपने बात किया कि जी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अगर मुझे कोई इस बात का जवाब दे देगा कि जी एक न्यू बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फेसबुक ऐड में, अगर मुझे कोई उसका बंदा मुझे उसका जवाब दे देगा तो मैं उसका फैन हो जाऊंगा, मैं कहूंगा जी देखो मैं ढूंढता फिर रहा था, इसने मुझे जवाब दे दिया उस बात का। तो इसको टेस्ट करने का, इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है? बेसिकली आपको एक ट्विटर अकाउंट बनाना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, और आपने अपनी एक स्किल, आप वीडियो एडिटर है तो ऐसा नहीं करना आपने कि आप वीडियो एडिटर है, आज आप वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं, एडोब प्रीमियर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात करें, ग्राफिक की, और कल को आपने छलांग लगाई और आप जो है ना वो चले गए किसी ऐसे ऐप की तरफ के गेमिंग के ऊपर जो है ना जाके इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। तो क्या है कि एक जो प्रोफेशनल वर्क होता है ना, वो आपका एक प्रोफेशनल स्किल सेट होता है जिसमें आप एक्सपर्टीज होती है आपको, आप उस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, आपने ट्विटर अकाउंट बनाया, आपने कोई भी अपनी सोशल आइडेंटिटीज बनाई, और वहां पे उस जो जैसे जैसे आप चीजें सीखे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आप कोई चीजें एज अ पोस्ट पिक्चर की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में अपने उन प्रोफाइल्स पे शेयर करते जाएं। और हैशटैग इसी मकसद के लिए बने हैं कि जी आप जो बंदा उस प्रॉब्लम को ढूंढ रहा हो उन्हीं हैशटैग को आप उसके अंदर यूज करें, और ये प्रैक्टिस भी एक नया बिगिनर जो कर रहा होता है ना उसको भी काफी रिजल्ट जो है वो अच्छा आ रहा होता है। तो आप जो जो सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन देते जाएं, किसी ना किसी हैशटैग से कोई ना कोई कस्टमर वहां तक पहुंच जाता है, और ऐसे बहुत सारी एक बड़ी कम्युनिटी है फ्रीलांसर्स की, जो कि आज तक जो है वो किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं गए, और सोशल मीडिया ही जो है वो उनको इतना कुछ दे रहा है कि उनको वहां जाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही हैशटैग के थ्रू जो है वो पहुंच जाते हैं। सिर्फ जो वहां तक पहुंच रहा होता है उसका मकसद ये होता है कि देखो यार ये फ्री में इतना बता रहा है, तो असल में कितना नॉलेज होगा इसके पास, वो अल्टीमेटली वो काम करवाने के लिए आप तक पहुंच जाता है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं फेसबुक ऐड या गूगल ऐड या और भी प्लेटफॉर्म जिनके ऐड मैनेजर हैं उनके थ्रू मैं बाहर की कंट्रीज को टारगेट कर सकता हूँ अपने काम के लिए? देखें, आप ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने ऐड चलानी है, अपनी ऐड, अपने बिजनेस की काम की ऐड चलानी है, उनको टारगेट करना है अपनी सर्विस के लिए, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यानी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे डॉलर्स कमाने हैं या मुझे पाउंड्स कमाने हैं, ठीक है, अल्टीमेटली तो मैं जाऊंगा यूके यूएसए, मैं चाहूंगा वो उनकी जो ऑडियंस है मेरी एड उनको दिखे, मैं उनके साथ काम करूं। तो क्या मैं गूगल एड्स के थ्रू या फेसबुक एड्स के थ्रू ये मैं उनको पिच कर सकता हूँ अपने एड मैनेजर देखें, को? पिच आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर इस मैकेनिज्म में आप बिगिनर हैं, आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं फिजिबल होगा? क्योंकि जो टीयर वन कंट्रीज हैं जिनका आपने नाम लिया है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर आप अगर आप एडवर्टाइज करते हैं तो एक विजिटर जो कि आपकी वो एड देख रहा है, आपको देखने तक पहुंचता है, आपका मैसेज पढ़ता है, वो आपको चार्ज होगा $1 का। ठीक है, $1 का आपका कस्टमर चार्ज हो रहा है आपको, जो आपका सिर्फ मैसेज देख रहा है। और सोशल मीडिया में हम कहते हैं कि बहुत भी अच्छी ऐड हो तो आपको 5 to 10%, बहुत मैक्सिमम हो तो 20% कन्वर्जन होती है। अब क्या होगा कि अब हम तो वर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं, हम कह रहे हैं जी 1% कन्वर्जन हो गया। अब क्या है कि आप $100 लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, और आपको एक क्लाइंट चांस है कि आपको जो है वो मिल जाएगा। तो ये फिजिबल फार्मूला नहीं होता कि वो आपने एक क्लाइंट ढूंढा, वो आपको $50 दे रहा है, आप $100 लगाए जा रहे हैं, तो वो फिजिबल नहीं होता है इस केस में। क्योंकि ये जो कैटेगरी जिनकी आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर पेइंग रेट, हाई पेइंग रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, एड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सर्विसेज जितनी भी हैं, डिजिटल सर्विसेज जो है इनका जो पे रेट होता है, बिड रेट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये फार्मूला जो है फिजिबल नहीं होता, इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो बनाए गए हैं और लोग इसी को ही जो है वो यूज करते हैं। ठीक हो गया सर, मतलब कि हमें जो अगर अब अपना कमाना है तो डायरेक्ट पिच करने की बजाय पहले हम अपने आप को यहाँ पे स्किल में स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी प्रेजेंस बनाएं, फिर वहाँ से क्लाइंट अगर आपको डायरेक्ट मिलता है तो वेल एंड गुड, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक हो गया सर। और सर इसके बाद ये था कि इसमें जो एस का रोल है सर एज अ डिजिटल मार्केटर, मैं अगर अब देखूं जो मुझे समझ है वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजिटल मार्केटिंग इज एसईओ, बिकॉज इफ़ यू रिसर्च ऑन कीवर्ड्स या इफ़ यू रिसर्च ऑन एड कॉपी, तो आपको एसईओ में तो कमाल होना चाहिए, क्योंकि देखें आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन देना है, तो बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आ जाती हैं, एसईओ का बहुत जो है ना वो पहले आती है। आप क्या कहते हैं सर? देखें, एसईओ जो है वो एक नए बिजनेसेस जो है वो हमेशा नहीं करते हैं, एसईओ पे नहीं जाते हैं, बाद में उनको ख्याल आता है। इसकी एग्जांपल ये है
जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बिडिंग की कि कितना महंगा है पेड एडवर्टाइजिंग। तो यही होता है कि जो बिजनेसेस जो है वो $10,000 उन्होंने लगाया महीने का अपनी एडवर्टाइजिंग पे, फेसबुक पे, गूगल एड्स पे, इन सारी चीज़ों पर। और क्या है कि उन्होंने कमाया, लेट सपोज $15,000, यानी कि $5,000 बनाया उन्होंने, या $10,000 बनाया 10,000 लगाकर। अब क्या है कि वो हर महीने 10,000 लगाएंगे तो फिर वो 5,000 या 10,000 बनाएंगे। ठीक है, और जब तक कि लगाते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। अब ये एक्सेल नहीं हो सक रहा, ठीक है, इससे ऊपर जाने के लिए अब वो 20,000 लगाएंगे तो नेक्स्ट 20,000 या 10,000 वो कमाएंगे। तो वहां एसईओ की जगह बनती है, और ये फिर कंपनीज बाद में समझती हैं कि एसईओ में क्या है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट रैंक हो गई, गूगल की पोजीशन में आ गई, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप जो विजिटर आ रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कोई पैसे दिए आप तक की वेबसाइट तक पहुंच रहा है। अब क्या होता है कि उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपने एसईओ का बंदा जो है वो हायर करना होता है, जो कि आपकी वेबसाइट को वहां स्टक कर रहा होता है, रोक रहा होता है उस पोजीशन को। डेफिनेटली सिर्फ आप तो नहीं है ना, दुनिया में और भी बिजनेसेस चल रहे हैं, और हर बंदा ऊपर आना चाहता है, तो कंपटीशन तो है। तो क्या होता है कि वो जरा स्लो प्रोसेस होता है। उनको $10,000 जो 10,000 के बजाय $20,000 जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी एक बंदे पर, और वो उनकी वेबसाइट को 6 महीने साल बाद उस पोजीशन पे लेके आएगा, और फिर वो कमाना शुरू होंगे। तो जो कंपनीज हैं जो एसईओ को समझती हैं, वो हमेशा जब प्रोडक्ट लॉन्चिंग करती हैं तो वह एसईओ का डिपार्टमेंट एक अलग से बनाती है। वो थोड़ा 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 करके वो उसको लेके चल रहा होता है, और एक टाइम बाद जाकर वो जब आपकी वेबसाइट पोजीशन पे पहुंच जाती है जहां से वो सेल्स जनरेट करना शुरू कर देती है, और वही आपका आइडियल टाइम होता है, और वहां से उनकी वो जो प्रॉफिट है, अब बगैर पैसे दिए आपके पैसे जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट सर 2 क्वेश्चन मेरे रह गए। सर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी बिजनेस आता है, अब हर बिजनेस की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का कोई क्लाइंट आ गया, उसकी डिफरेंट है। अब कोई ये पेन बेचने के लिए आ गया, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। कोई अकेडमी है, उसकी डिफरेंट है। अब इस चीज़ को एज करने के लिए एज अ बिगनर मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे स्ट्रैटेजीज की समझ आ जाए कि यार प्लानिंग ऐसे होती है। देखिए, वही प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो वेरी करती है चीज़ें। कि अगर आप जो है वो किसी स्कूल को एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप स्कूल में अगर आपने एडमिशन्स लेकर आने हैं, तो स्कूल में एडमिशन कराने का एक सीजन होता है। आप पूरे साल तो एडवर्टाइज करेंगे नहीं उसको। आप देखते हैं एकदम से जब ये मैट्रिक के एग्जाम होते हैं या ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं, तो एकदम से जो है वो पूरा शहर होर्डिंग से भर जाता है, और रिक्शों पर भी एड्स होते हैं, तो दीवारों पर भी एड्स होते हैं, सब जगह। तो बेसिकली क्या है कि टाइम फ्रेम मैटर करता है कि आपका कौन सा टाइम फ्रेम है, क्या है। सेम इस तरह हर प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिकेशन होती है, एक टारगेट मार्केट होती है। ये आपने ढूंढना होता है कि आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि रियल एस्टेट की आपने बात की। रियल एस्टेट में क्या है कि जी, चीज जिसने एक पेन लेना है, जो ₹20 का एक पेन है, और वहां आप एक 10 लाख का या 1 करोड़ का घर बेच रहे हैं, दोनों की टारगेट मार्केट अलग है। ठीक है, एक चीज। अब एक जो घर आप बेच रहे हैं, वो पाकिस्तान में बेचना एक अलग प्रोसेस है, वो यूएसए में बेचना एक अलग प्रोसेस है। क्या है कि यूएसए में सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन है। पाकिस्तान में जो है वो जिसकी जेब में 2, 4, 5 करोड़ होंगे, वो हो सकता है कि फेसबुक पर इतना टाइम ना स्पेंड कर रहा हो। ठीक है, वो गूगल पे इतना टाइम ना स्पेंड कर रहा हो, वो किसी और जगह टाइम स्पेंड कर रहा हो। तो बेसिकली क्या होता है कि फेसबुक में यहाँ जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो फेसबुक ज़्यादा यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू गूगल के, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। उनको काम की चीज़ें जो है वो शायद यूज़ करना जो है वो कम समझते हैं टाइम देना। तो उस फेसबुक यूज़ करने में फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज कि मैंने एक एडवर्टाइज मैंने मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है जो कि मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। मैंने फेसबुक को पे किया, फेसबुक ने मेरे से चार्ज किया ₹100। उसने लेट्स सपोज दिखाया 100 लोगों को, 100 में से 2 लोगों ने लाइक कर दिया उसको। अब 2 लोगों ने लाइक किया, हर बंदे जिन जिन्होंने लाइक किया, हर बंदे के 100 फ्रेंड्स थे। अब क्या है कि वो ₹100 लगाने से आपकी मैसेज ऑटोमेटिकली 200 बंदों तक पहुंच गया। तो क्या हो रहा है कि वो रिपल इफेक्ट आ रहा होता है, तो इसमें आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जाए। फेसबुक आपसे चार्ज करेगा सिर्फ जो 2 लोग फर्स्ट में जिन्होंने क्लिक किया उनके पैसे लेगा। उसके बाद उनके जो फ्रेंड्स थे उनसे वो पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिकली जा रही है उनकी वॉल पे। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर रही होती है, और हमेशा जो है वो जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है ना, वो वर्ल्ड वाइड भी जो है वो फेसबुक को ही समझा जाता है, जो कि जेनेरिक किस्म की प्रोडक्ट होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है तो फिर हम गूगल पे जाते हैं, गूगल एड्स के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो जेनेरिक या पेन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ऐसी चीज जो कि हर दूसरा बंदा इंटरेस्ट लेके ले रहा होता है उस चीज में, या हर दूसरे चौथे बंदे की जो है वो
की ज़रूरत होती है, उसको हम फेसबुक से ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया सर। सर एट द लास्ट क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डिजिटल मार्केटर का मेंटरशिप जो है ना वो नहीं मिलती, ठीक है। तो मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें सीख लेते हैं हम, लेकिन हमें चाहिए कि हम जो ट्रैक है ना, हम उस बंदे के पास जाएँ, चाहे उस कंसर्न पर्सन के पास जाएँ, कि हमें बताए कि बेटा मैं यहाँ से गुजर के ऑलरेडी आ चुका हूँ, इधर ना जाना, इधर जाना। तो मेंटरशिप सर उसकी कैसे हासिल करें और कैसे राइट मेंटरशिप तक पहुँचा जाए किसी भी फील्ड की? देखें, दो दो केसेस हैं इसमें। सबसे नंबर वन तो ये है कि आपने किसी को भी मेंटोर बनाना है, तो उसके रिव्यूज़ एक दफ़ा चेक करेंगे आप। रिव्यूज़ चेक करने के लिए डेफ़िनेटली आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेंगे। फ़ेसबुक के ऊपर कोई ना कोई जो है वो उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा। आप उसके ढूँढेंगे जो ऑलरेडी पास्ट रिकॉर्ड है, उन लोगों से बात करेंगे, आप वहाँ से रिव्यू चेक करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ हो गई। क्या आपने उस बंदे की क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करनी है किसी को भी आपने साइन अप करने से पहले या जॉइन करने से पहले, एक चीज़ ये हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस बंदे से अब 100% आप श्योर हो गए कि जी हाँ, 10 में से ये बंदा जो है ना, ये मुझे सिखा देगा, मुझे यही पसंद है, मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं, तस्वीरें अच्छी लगती हैं, शक्ल अच्छी लगती है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। क्योंकि अभी आप पढ़े तो हैं नहीं, अब आपको आउटलुक पे ही जाना है, जब कुछ जाना है। तो आपने क्या किया, उसको सेलेक्ट कर लिया। हाँ सर। अब आपने उसका पीछा नहीं छोड़ना जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते। बजाय ये कि आप आज मेरे पास आ रहे हैं, कल आप किसी और के पास जा रहे हैं, परसों आप किसी और के पास जा रहे हैं। जिसने कुछ बनना होता है ना, वो यूट्यूब से ही बन जाता है। जिसने कुछ नहीं बनना होता, वो 10 लोगों के पास भी जाएगा और कुछ नहीं बन सकेगा। तो इसलिए फ़ोकस और अपनी जो है वो इंटेंशन एक को दे दें, और जब आप एक के ऊपर फ़ोकस रखेंगे, सारी दुनिया आप हटा देंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि यार शायद उसने वो कोई बात मिस कर दी होगी, या वो नहीं ज्वाइन किया मैंने उस बंदे को, तो शायद मुझे कोई काम की बात मिस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो है वो एक बंदे को टारगेट रख के और जितने भी अपने मसले हैं उसी को बताएं। बजाय आप जो है वो एक साथ वो मसले निकले दूसरे को जाके बताएंगे आप ये मसले थे, तो वो बेसिकली दूसरा आपको यही समझता है। ज्यादातर केसेस यही होते हैं कि आप में ही फॉल्ट होता है। तो इसलिए आपने अगर कुछ बनना होगा, एक बंदे को सिलेक्ट करें और उसी पर एक बिलीव रखें, वही आपको कुछ ना कुछ बना देगा। और वही रिव्यू वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। सर लेकिन मेंटरशिप का सर आपके एरिया में होना या आपके सिटी में होना लाजमी है? देखें, जो काम का बंदा होता है ना, वो उसके पास उस तक पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि जी मेरी साथ वाली गली में जो पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसने पढ़ाया है 50 लोगों को, और एक बंदा जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसने पढ़ाया है 5,000 लोगों को, तो डेफिनेटली आप खुद समझदार हैं कि आपको किसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जिसका एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा लोगों को ट्रेन किया होगा, चांसेस ये हैं कि वो आपको भी चढ़ा देगा। अच्छा, अब अगर आप ऐसे हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे कोई उंगली पकड़ के सिखाएगा, तो फिर आपको उसी बंदे के पास चला जाना चाहिए जो आपके घर के साथ है। क्योंकि आपको उंगली पकड़ के जो चलने वाले होते हैं, उनको तो जाहिर बात है कि जितना बंदा करीब हो उतना ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज जो नॉलेज मिलेगा आपको वहीं से मिलेगा जहां पर ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा ऑडियंस होगी, वहीं काम की बात ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। थैंक यू सो मच सर, यकीन करिए इतनी कन्फ्यूजन थी ना इस क्वेश्चन में, तो आपने का बहुत ही मज़ेदार तरीके से और खूबसूरत से तरीके से सर समझाया है, यकीन करिए मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है। और अब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं सर। कुछ अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच गया है, 10-12 मिनट पड़े हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट में लिखें, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सर शादिम आप ना सर का ना यूट्यूब लिंक कमेंट में लिखो, शेयर कर दो सर का लिंक। बिल्कुल, जो लोग हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड और एसईओ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो जितनी भी चीज़ें जो है वो अगर कुछ आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर चुके हैं अपनी फील्ड में और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि एसईओ और फ्रीलांसिंग की जितनी पॉपुलर फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करता रहूँ, और साथ साथ जो है वो गाइड करता रहूँ कि कहीं मेरी तरफ से आपको हेल्प हो सके। तो वो अपनी यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर जो है वो अपडेट करता रहता हूँ। तो वहाँ फॉलो करिएगा मुझे, ताकि हमारी जो है वो आगे गपशप चलती रहे। सर यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा है कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम कौन सा होता है, किसी भी देखें, प्रोडक्ट में?
मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजिंग काम कोई नहीं होता, हर चीज़ आपको सिखा रही होती है। क्योंकि शुरू में आपको लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ फँस गया हूँ, चलेगा, नहीं चलेगा, पर अगर आप उसको अंदर रहते हैं ना, उसके साथ चलाने की उसको कोशिश करते हैं, तो सॉल्यूशन निकलते रहते हैं। और ये आपकी कैपेसिटी टेस्ट होता है, जिसने 2 साल गुज़ार लिए और उस चीज़ को लर्निंग में 2 साल गुज़ार लिए, तो फिर वो अपने आप को एक्सेल कर जाता है। जो बंदा चाहता है ना कि 6 महीने के अंदर कुछ कर लूँगा, मैं 2 महीने के अंदर कुछ कर लूँगा, तो उसका कुछ होना बहुत मुश्किल है। चैलेंजेस जो है वो इस फील्ड का पार्ट है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, एंटरप्रेन्योर है, तो अपने आप खुद चलाना है सारा कुछ, सारा सर्कल खुद बनाना है, सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करनी है आपने। सर ये फरवा क्वेश्चन कर रही हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए लर्निंग के लिए। ठीक है, स्टार्ट के लिए मैंने बताया था कि आज सबसे पहले आप सर्च करेंगे टॉप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स, और उसमें से आपको नाम से जो लगते हैं, क्योंकि आपको किस चीज़ का पता तो है नहीं, आपने नाम से देखना है कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है उसकी जाकर आप एक एक वीडियोस देख लें, आपको फील्ड का नॉलेज आ जाएगा कि फील्ड कौन सी है, अच्छी लग रही है आपको। उसमें से 1 या 2 फील्ड्स पे आप पैरेलल काम स्टार्ट करेंगे, एक को भी देखेंगे, दूसरे को भी देखेंगे। जब आप दोनों को साथ साथ देखेंगे तो अल्टीमेटली एक स्टेप ऐसा आता है जब आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं, तो दूसरी फील्ड आपको सपोर्ट करती है और आप उसको जो है ना पैरेलल लेकर और दोनों फील्ड को जो है ना एट अ टाइम चलाते हैं, तो आपकी जो है ना वो चीज़ें एक्सेल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया सॉरी फंड रेजिंग के लिए नहीं, फंड रेजिंग के लिए कोई भी नहीं होगा। चलिए जी सर, थैंक यू सो मच, आपने जो है ना थैंक यू। अपना कीमती टाइम हमें दिया। और सर उम्मीद है कि नेक्स्ट भी आपके साथ सेशन होंगे, क्योंकि हम जो है ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिजिटल मार्केटिंग सीखने बैठे हुए हैं, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है अपने मेंटर्स की, अपने इंशाल्लाह। टीचर्स की। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको कहूँगा सर दोबारा हम सेशन लेंगे, दोबारा क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई इश्यूज के साथ। तो एट द एंड सर एक कोई एडवाइस जो है वो आप कर दें बच्चों को जो बिल्कुल बिगिनर हैं, एडवाइस मेरी तरफ से यही है ताकि वो कि अपनी देखें, तैयारी हर करें। काम में स्ट्रगल होती है, और जो स्ट्रगल को फेस करता है और उसके अंदर से वो टाइम गुजार लेता है, तो फिर हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है। छोड़ना नहीं है, लगे रहना, रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा आपको। जी रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच सर। सब जो हैं वो सर के लिए दुआ करें कि सर सर का जो साया वो हम सलामत रहे, सर कायम व दायम रहें, और इस तरह के हम जो इंशाल्लाह। सेशन हैं वो करते रहें। और मेरी तरफ से सबको एडवाइस ये है कि देखो जो भी चीज़ सीखने स्टार्ट करते हो उसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम 80-20 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने 80% जो है वो अपनी रिसर्च पे कमांड करनी है। जितनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी, जितने आप अच्छे रिसर्चर होगे, उतने आप अच्छे मार्केटर होगे। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च रिसर्च तगड़ी नहीं होगी तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। चलें जी, खुश रहिए, काम करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, और खास तौर पे के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।